हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम हिंदू लॉ के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो है जुडिशियल सेपरेशन, जिसको हिंदी में हम न्यायिक पृथक्करण के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए आज इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जो केस लॉज होंगे उस पर भी हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट केस लॉ के साथ ही आपका बिल्कुल क्लियर हो पाता है। तो चलिए आज की वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि हिंदू लॉ के नोट्स तैयार हो चुके हैं जो हिंदी लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। अगर आपको हिंदू लॉ के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 100 रुपीज़ में हिंदू लॉ के नोट्स ले सकते हैं। नोट्स पीडीएफ फॉर्म में है जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं, और सिंपल लैंग्वेज में है जिसमें आपको हिंदू लॉ के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। देखो, हिंदू मैरिज एक्ट में इस कॉन्सेप्ट को कहाँ दिया गया है, क्या कहा गया है हिंदू मैरिज एक्ट में, इसको अच्छे से डिस्कस करने से पहले इसको पहले सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन होता क्या है। तो अगर हम बात करें जुडिशियल सेपरेशन की, तो ये एक मैट्रिमोनियल रेमेडी होती है। एक मैट्रिमोनियल रेमेडी है, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स यानी दाम्पत्य अधिकारों का जो प्रत्यास्थापन हमने पढ़ा था, उसमें भी हमने मैट्रिमोनियल रेमेडी के बारे में बात करा था और उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो 3 तरह की मैट्रिमोनियल रेमेडी होती हैं। एक आपकी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, दूसरी है आपकी जुडिशियल सेपरेशन जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, और तीसरी होती है आपकी डाइवोर्स। इसको हम अभी जब आगे वीडियो आएगी तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो 3 तरह की मैट्रिमोनियल रेमेडी हुई, एक हम डिस्कस कर चुके हैं, एक आज डिस्कस कर रहे हैं जुडिशियल सेपरेशन, और एक करेंगे आगे आने वाली वीडियो में जिसको हम डाइवोर्स के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करें जुडिशियल सेपरेशन की, किसका मतलब क्या होता है, तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए जो एक है वो हस्बैंड है और जो बी है वो उसकी वाइफ है। अब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। अब यहाँ पर इस केस में क्या होता है कि दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, मतलब आपस में किसी ना किसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता है। दोनों क्या होता है, जब झगड़े होते रहते हैं अच्छे से नहीं बनती तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो कोर्ट में क्या करती है, कोर्ट इनका जुडिशियल सेपरेशन कर देती है। मतलब दोनों को अलग अलग रहने के लिए कोर्ट बोलती है कि जब तुम्हारी आपस में नहीं बन रही है तो इसलिए अच्छा है कि आप दोनों अलग अलग रहो, क्योंकि दोनों की आपस में नहीं बन रही है बिल्कुल। अब इनका जो मतलब जो रिश्ता है वो आगे नहीं चल पा रहा है, तो इसको देखते हुए दोनों अलग अलग रहते हैं। और अलग अलग रहते हुए अगर इनको एक तरीके से ये फील हो जाए, ये एहसास हो जाए, ये रियलाइज़ हो जाए कि नहीं हम दोनों तो साथ में ही खुश थे और अलग अलग रहकर तो हम बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं हम, और अब हमें दोनों को साथ रहना चाहिए। तो दोनों जब एग्री हो जाते हैं, दोनों इस बात पे सहमत हो जाते हैं कि हम दोनों को साथ रहना चाहिए, तो कोर्ट क्या करेगी, दोनों की जुडिशियल सेपरेशन जो कोर्ट ने किया था उसको कैंसिल कर देगी और फिर ये दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि दोनों को मतलब साथ अलग अलग रहने पर भी ये महसूस ही नहीं होता कि हम साथ रहकर ही खुश थे, बल्कि ये महसूस करते हैं कि नहीं हम तो अलग अलग रहकर ही खुश हैं, हम साथ नहीं रह सकते, तो 1 साल का कोर्ट टाइम देती है। और 1 साल के बाद जब जुडिशियल सेपरेशन हो जाता है, जैसे कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन कराया और उसके 1 साल के बाद भी अगर दोनों साथ रहने को तैयार नहीं है तो फिर कोर्ट क्या करेगी, इन दोनों का डाइवोर्स जो है वो करा देगी, मतलब कोर्ट दोनों को डाइवोर्स दे देगी। तो जुडिशियल सेपरेशन को आप एक तरीके का टेस्ट कह सकते हैं, जिसमें शादी को डायरेक्ट नहीं तोड़ा जाता, क्योंकि शादी जो होती है वो एक बहुत बड़ा डिसीजन होती है, उसको इतना जल्दी इजीली आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, बल्कि पार्टीज़ को कुछ टाइम दिया जाता है जिसमें वो ये सोच सके कि वो साथ रह सकते हैं या फिर वो अलग अलग रहकर ही खुश हैं। तो इस तरीके से जुडिशियल सेपरेशन जो है वो आपका एग्ज़ाम के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने के लिए भी वैसे टफ लगता है, बट इतना टफ है नहीं। अब अगर हम बात करें हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में हमें ये मैट्रिमोनियल जो रेमेडी है ये हमें मिलती है सेक्शन 10 में। तो इसका जो सेक्शन 10 है, जो धारा 10 है, वो हमें इसके बारे में बताती है। और इसमें ये कहा गया है कि विवाह के दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार, मतलब ऐसा नहीं है कि हस्बैंड ही फाइल करेगा या वाइफ ही फाइल करेगी, बल्कि दोनों में से कोई भी फाइल कर सकता है जुडिशियल सेपरेशन के लिए याचिका, चाहे हस्बैंड करे चाहे वाइफ करे। कोर्ट में फाइल करेगा, लेकिन किस आधार पर फाइल करेगा। अब देखो सेक्शन 13 की यहाँ पे बात हुई है। सेक्शन 13 में जो आपका सबसेक्शन 1 है
और जो सबसेक्शन 2 है, इनमें जो है वो तलाक के अलग अलग ग्राउंड्स दिए हुए हैं। तो अगर दोनों की बात हो रही है, मतलब हस्बैंड की भी और वाइफ की भी, तो 13(1) में जो भी ग्राउंड है उन पर ले सकता है कोई व्यक्ति जुडिशियल सेपरेशन के लिए याचिका दायर कर सकता है। बट अगर बात हो रही है सिर्फ वाइफ की, मतलब अगर वाइफ जुडिशियल सेपरेशन चाह रही है, तो फिर वो 13(2) में जो भी ग्राउंड्स दिए गए हैं उनमें से किसी भी एक आधार पर वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है। अच्छा, ये जो सेक्शन 13 की बात हुई है, जिसमें आपको डाइवोर्स के ग्राउंड या जो तलाक के आधार दिए गए हैं, यहाँ पर ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि पहले क्या था कि जुडिशियल सेपरेशन और तलाक के लिए अलग अलग आधार होते थे। बट बाद में अमेंडमेंट करके, ये केस लॉज हैं, इन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे। बाद में क्या होता है कि 1976 में एक अमेंडमेंट किया गया, विवाह विधि संशोधन अधिनियम, एक एक्ट पास किया गया, जिससे क्या किया गया कि जो डाइवोर्स के आधार थे, मतलब जिस आधार पर कोई भी हिंदू व्यक्ति डाइवोर्स ले सकता है या जुडिशियल सेपरेशन अगर वो अपना कराना चाहता है, तो इन सबको एक ही कर दिया गया। पहले अलग अलग आधार होते थे दोनों के, जुडिशियल सेपरेशन के लिए अलग ग्राउंड्स थे और जो डाइवोर्स थे उसके लिए अलग ग्राउंड्स थे। बट आपको ये अमेंडमेंट ध्यान रखना है, जिसके बाद अब दोनों के ग्राउंड्स एक हो गए हैं। चाहे तो आप जुडिशियल सेपरेशन करा सकते हो, चाहे आप डाइवोर्स करा सकते हो। तो यहाँ पर इस संशोधन को हमें ध्यान रखना है। तो सेक्शन 10 आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 10 में ही जुडिशियल सेपरेशन की बात हुई है, हिंदू मैरिज एक्ट की, और यहाँ पर आप विवाह विच्छेद के लिए अर्जी दायर की जा सकती है। पहले सेक्शन 13 जो है आपका, ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें पूरा डाइवोर्स के जो हैं वो ग्राउंड्स दिए हुए हैं, बट इसको हम अलग से सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हमें सिर्फ जुडिशियल सेपरेशन के बारे में समझना है। अब अगर हम बात करें केस लॉ की, तो 2 इंपॉर्टेंट केस लॉज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहला है विश्वनाथ वर्सेस अंजलि, 1975 का केस है। यहाँ पर कोर्ट ने इस केस में कहा था कि जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, उसके द्वारा पृथक्करण की डिग्री, मतलब जो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री अगर कोर्ट देगा पक्षकारों को, तो वो तभी देगा पार्टीज को जब कोर्ट को इस बात का समाधान हो जाए, मतलब कोर्ट को इस बात बिल्कुल ये प्रूफ हो जाए कि जो शादी हुई है, जिसके लिए जुडिशियल सेपरेशन मांगा जा रहा है, पार्टीज जो हैं, जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, जो जुडिशियल सेपरेशन मांग रहे हैं, उनकी शादी अगर वैलिड है तभी जुडिशियल सेपरेशन होगा, अदरवाइज जुडिशियल सेपरेशन नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डिग्री कोर्ट आपकी तभी देगा आपको डिग्री जुडिशियल सेपरेशन की जब विवाह आपका वैलिड है या मान्य है। सेकंड इंपॉर्टेंट केस है नरसिंह वर्सेस वसम्मा, ये है आपका 1976 का केस। यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा था कि अगर जुडिशियल सेपरेशन के बाद हस्बैंड और वाइफ ही कोई व्यक्ति, मतलब 2 पार्टीज हैं जिन्होंने जुडिशियल सेपरेशन अपना कराया, और जुडिशियल सेपरेशन के बाद भी वो एज अ हस्बैंड और वाइफ रह रहे हैं, पति पत्नी के रूप में ही रहते हैं, तो फिर वहाँ पे जो मैरिज होगी वो डिसोल्यूट नहीं होगी, मतलब विवाह जो है वो उनका विघटित नहीं होता। और जुडिशियल सेपरेशन में अगर आप देखते हो तो एक पक्षकार, जो विवाह का एक पक्षकार है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, तो दोनों में से अगर किसी की भी डेथ हो जाती है, चाहे हस्बैंड की डेथ हो जाए या वाइफ की डेथ हो जाए, तो उसके बाद जो दूसरा पर्सन है, जो बचता है, जो दूसरी पार्टी, वो दूसरे की प्रॉपर्टी में सक्सेशन भी लेता है, मतलब उत्तराधिकारी भी वो होता है। क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन कोई डाइवोर्स की तरह नहीं होता, इसमें सभी तरह के जो आपके रिलेशंस हैं, सभी तरह के राइट्स खत्म नहीं होते, थोड़ा सा अलग होता है डाइवोर्स से। पति पत्नी का संबंध भी बना रहता है, भले ही आप अलग अलग रह रहे हो, क्योंकि एक तरीके से कोर्ट आपको टाइम देती है कि आप देख लो, अगर आप साथ रह सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको डाइवोर्स मिल जाएगा 1 साल के बाद। तो यहाँ पर क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन भी एक तरीके से बना रहता है और अलग अलग वो रहते हैं, तो एक की डेथ होने पर दूसरा जो है उसकी प्रॉपर्टी में सक्सेशन लेगा, मतलब उत्तराधिकारी होगा। और एक और चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर उनमें से कोई एक पार्टी दूसरी शादी कर लेती है, क्योंकि सिर्फ जुडिशियल सेपरेशन हुआ है, डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो जो भी पार्टी दूसरी शादी करेगी वो बाइगेमी की दोषी होगी। मतलब चाहे वाइफ दूसरी शादी करे या हस्बैंड करे, क्योंकि अभी जो है वो अभी आपका पूरी तरीके से डाइवोर्स नहीं हुआ है, आपका सिर्फ जुडिशियल सेपरेशन हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर बाइगेमी का केस भी चलेगा अगर आप दूसरी शादी करते हो तो जुडिशियल सेपरेशन में। इतना कुछ जानने के बाद अब हम समझते हैं जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो कन्फ्यूज़न रहता है कि जुडिशियल जो सेपरेशन होता है और जो डाइवोर्स है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है आखिर। हालांकि दोनों के ग्राउंड्स एक ही हैं, मैंने अभी आपको बताया, बट दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये हमें जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला डिफरेंस ये है वैवाहिक संबंध का निलंबन, यानी कि जो जुडिशियल सेपरेशन है उसमें जो आपके मैरिटल रिलेशंस होते हैं उसमें स्थायी रूप से निलंबित नहीं रहते हैं, मतलब परमानेंटली ऐसा नहीं है कि जो आपके मैरिटल रिलेशन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो आपके तलाक होता है, जो डाइवोर्स होता है,
उसमें जो मैरिटल रिलेशन है वो स्थायी रूप से जो है वो समाप्त हो जाते हैं। तो एक तरीका ये है इसको समझने का कि जो मैरिटल रिलेशन है इसमें सिर्फ आपके निलंबित होते हैं। निलंबित का मतलब क्या हो गया कि कुछ समय के लिए मतलब एक तरीके से रोक लग जाती है। लेकिन अगर डाइवोर्स की बात करें तो उसमें बिल्कुल ही पूरी तरीके से ये समाप्त हो जाते हैं। जब डाइवोर्स ही हो गया तो फिर आगे अब कोई भी रिलेशन नहीं है। दूसरी चीज़ है पति पत्नी का संबंध। जुडिशियल सेपरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें पति पत्नी का संबंध बना रहता है। मतलब वो अगर जुडिशियल सेपरेशन हो भी गया, कोर्ट ने आपको डिक्री भी दे दी जुडिशियल सेपरेशन की, तो भी वो दोनों हस्बैंड और वाइफ ही कहलाएंगे एक दूसरे के, है ना, कि ये उसका हस्बैंड है या ये उसकी वाइफ है। ऐसा नहीं है कि दोनों में जो पति पत्नी का संबंध है वो भी खत्म हो जाएगा। जबकि अगर बात करें डाइवोर्स की तो दोनों में पति पत्नी का संबंध नहीं रह जाता है ना। दोनों के बीच जो दोनों हैं वो एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ जो पार्टीज है वो नहीं कहलाएंगी। तीसरा डिफरेंस है औपचारिकता का। औपचारिकता का मतलब ये है कि जुडिशियल सेपरेशन में अगर आपको साथ साथ रहना है तो मतलब दोनों एक साथ अगर रहना चाहते हैं, दोनों साथ रहकर खुश हैं कि नहीं अब तो हम साथ ही रहकर खुश हैं, अलग अलग से हमको खुशी नहीं मिल रही है, हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, इससे अच्छी लाइफ तो हम साथ रह के बिता सकते हैं। तो इस तरीके के लिए अगर कोई व्यक्ति, दो पार्टीज हैं शादी की और वे एक साथ रहना चाहती हैं तो उसके लिए उन्हें दोबारा औपचारिकता की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। बट अगर डाइवोर्स में देखें तो अगर वो साथ में दोबारा रहना चाहते हैं, जिन पार्टीज़ का डाइवोर्स हुआ है वो अलग अलग हो जाते हैं हमेशा के लिए। अगर वो फिर से साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें फिर से शादी करनी होगी, क्योंकि जब एक बार डाइवोर्स हो गया तो शादी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है डाइवोर्स के बाद। और डाइवोर्स के बाद जैसे ही शादी खत्म हो गई और दोबारा अगर उन्हें फिर से एक साथ रहना है तो उसके लिए उन्हें दोबारा से शादी करने की ज़रूरत होती है। अगला है दूसरे विवाह की क्षमता। जुडिशियल सेपरेशन में क्या होता है कि जो पार्टीज होती हैं वो दूसरा विवाह नहीं कर सकती। जब कोर्ट आपका जुडिशियल सेपरेशन करा देगा तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरी शादी कर लो, बल्कि वो माना जाएगा बाईगेमी। और उसके लिए आप जानते ही हो कि आईपीसी का जो सेक्शन 494 है वो बाईगेमी के बारे में बताता है। जो भी पक्षकार जुडिशियल सेपरेशन होते हुए भी दूसरी शादी करते हैं वो द्विविवाह के दोषी होंगे। जबकि तलाक में ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से तलाक में शादी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल समाप्त हो जाती है। पति पत्नी का कोई संबंध नहीं रहता दोनों के बीच में। जो पार्टीज होती हैं तो वो चाहें तो किसी दूसरे से शादी कर सकती हैं, जिससे भी वो चाहे हस्बैंड दूसरी शादी कर सकता है, वाइफ भी कर सकती है, क्योंकि अब वो एक दूसरे के हस्बैंड और वाइफ नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है सक्सेशन का। जुडिशियल सेपरेशन में अभी हमने पढ़ा कि अगर एक पार्टी की डेथ हो जाए, मतलब या हस्बैंड की डेथ हो जाए, तो हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी होगी वो वाइफ उसमें जो है उसको हिस्सा मिलेगा। मतलब एक तरीके से वो उसमें उत्तराधिकारी होगी, एक पक्षकार दूसरे की डेथ पर। बट जो डाइवोर्स होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें अगर एक पक्षकार की डेथ हो गई तो दूसरे पक्षकार को उसमें सक्सेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि डाइवोर्स से शादी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। अब उनके बीच में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं रहा है। नेक्स्ट है अवसर, मतलब एक तरीके की अपॉर्चुनिटी। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो अपॉर्चुनिटी मिलती है जुडिशियल सेपरेशन में, वो आपके पास फ्यूचर के लिए आपके पास दो अपॉर्चुनिटी होती है। या तो आप दोबारा साथ साथ रहना शुरू कर दो, तो कोर्ट आपको जो डिग्री देता है जुडिशियल सेपरेशन की वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा वो डिग्री। और जब आप साथ साथ रहने लगोगे तो फिर से हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि साथ रह रहे हो। और अगर साथ साथ नहीं रह पाते हो तो 1 साल के बाद कोर्ट आपको डाइवोर्स दे देगा। तो ये दो इस तरीके से इसमें 2 तरीके की अपॉर्चुनिटी होती है, या तो साथ रहकर फिर से रहने लगो एक साथ, या फिर 1 साल के बाद डाइवोर्स अगर नहीं आपकी बन रही है। और अगर तलाक की बात करें तो तलाक में तो दोनों को ही अपनी फ्री लाइफ, अपना स्वतंत्र जीवन बिताने का दोनों के पास अवसर होता है। तो एक तरीके से ये बहुत बड़े बड़े डिफरेंस हैं जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स में। आई होप आज की वीडियो में आपको ये बिल्कुल जो डिफरेंस मैंने बताया है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा। आज की वीडियो जो हमने डिस्कस की है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से की है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको जो है कभी कभी डिफरेंस भी लिखना होता है, केस लॉज लिखने होते हैं, और जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है उसका मीनिंग लिखना होता है आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपको मुस्लिम लॉ या दूसरे एक्ट या लॉज जो भी हमने इस चैनल पे पढ़े हैं, अगर आपको उनमें से कोई भी एक्ट या लॉ पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर, जहां पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर एक एक लॉ जो है वो पढ़ सकते हैं। मुस्लिम लॉ भी अगर आपको पढ़ना है, इससे पहले ही हमने ख़त्म किया है, आप वहां जाकर प्लेलिस्ट में उसके टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।